दोस्तों, मैं पूनम शर्मा वेलनेस चैनल के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक जाने माने सेलिब्रिटी भी हैं। काफ़ी नाम है इनका। पूरा देश जिनके पीछे भागता है वो लोग कुछ सालों पहले तक डॉक्टर साहब के इशारों पर भागते और रुकते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली ईरानी जी की। डॉक्टर अली ईरानी 1987 से लेकर 1997 तक इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके हैं। क्रिकेट स्टार्स के साथ साथ शाहरुख खान जैसे फिल्म स्टार्स भी डॉक्टर साहब से अपना इलाज करा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले तो हमारे शो में, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया वेलनेस चैनल का कि ऐसे प्रोग्राम शुरू किए भारत के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी ऑडियंस में भी काफ़ी क्रिकेट फैंस हैं और आप भी इंडियन क्रिकेट टीम के पहले ऑफिशियल फिजियोथेरेपिस्ट माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से हमारी इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं 1985, 86, 87 तक बॉम्बे हॉस्पिटल में था और तब हनुमान सिंह जी थे जो चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी का। वो खुद अपने इलाज कराने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल आते थे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। तो जिस तरीके से मैं ट्रीटमेंट देता था तो मुझे बताया कि आप इंडियन टीम को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है बॉम्बे हॉस्पिटल से जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, एप्लीकेशन किए। फिर जुलाई 87 में मैं नानावटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया विलेपार्ले में। तो वहाँ भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। तो वहाँ से पहला इजाज़त लेना, परमिशन लेना कि टीम के साथ जाना। और जब मैं इंडियन टीम में गया तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जो साइंटिफिक प्रोसीजर है कि हम पहले वार्मिंग अप करते, फिर स्ट्रेचिंग करते, फिर खेलते, वो नहीं थी इंडियन टीम में। तो 87 वर्ल्ड कप 25 प्लेयर्स अनाउंस हुए, हमें उदयपुर ले जाया गया। तो पहला समझाना था ये 25 प्लेयर को कि आप में से 14 या 15 चुने जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो जो ये कैंप है 3 हफ्ते का, उसमें आपको जो रिगरस ट्रेनिंग है, जो जिस तरीके से हमको जाना है वो साइंटिफिक वे से हम करेंगे जी। तो एक वार्मिंग अप का प्रोसीजर, फिर स्ट्रेचिंग का प्रोसीजर शुरू हुआ। तो पहला तो काफ़ी प्लेयर लोग में क्योंकि नहीं किए थे, आदत नहीं थे जी, बिल्कुल। तो पहला तो रेजिस्टेंट था, अपन धीरे धीरे वो लोग समझ गए कि ये प्रिवेंशन के लिए कि इंजरी ना होए और उन लोग के परफॉर्मेंस बेहतर होए उसके लिए। सर, आप 10 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं, आपने सभी खिलाड़ियों को करीब से देखा होगा, परखा होगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग उस टाइम पे कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो अपनी फिटनेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता था? 87 में अगर देखा जाए तो कपिल देव, हम लोग उसे पाजी कहते थे जी। मैं सरप्राइज था कि जब हम दिल्ली में एक कैंप में थे तो हमारा कैंप 7:30 बजे था, सुबह को शुरू होता था। तो एक 6 बजे हॉकी का कैंप शुरू होता था। तो कपिल पाजी सुबह हॉकी वालों के साथ ट्रेनिंग करता था। जब हम पहुंचते थे तो हमारे साथ कंटिन्यू करता था। अच्छा, वो पहले से ही हॉकी वालों के साथ स्टार्ट करते थे? जो लोग ट्रेनिंग करते थे वो करता था। अच्छा, फिर हमारे को ज्वाइन करता था हमारे ट्रेनिंग। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जब ये फील्ड में होते हैं तो किस तरह की इंजरी होने का इनको रिस्क होता है? जो पहला, अगर आप वार्मिंग अप नहीं करेंगे जी, जैसा कि आप गाड़ी चलाते हो तो जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो एक रेस करने की आदत होती है जी, बिल्कुल। तो उसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे बदन को भी एक रेस करना, एक वार्मिंग करना ज़रूरी है। तो अगर वार्मिंग करने का मतलब ये होता है कि बदन में खून ज़्यादा पहुँचता है जी। और जैसा खून ज़्यादा पहुँचता है तो स्ट्रेचेबिलिटी, ज़्यादा खींचने का पावर आ जाता है। तो जैसा जैसा वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग होते गए तो इंजरीज कम होते हैं। लेकिन अगर आप वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो इंजरीज ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग ऐसा रोकते गए। हम लोग ये मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फ्रेंड्स, बहुत दिनों तक मैं समझती थी कि होम्योपैथी में जो मीठी मीठी गोलियां दी जाती है ना, बस बहलाने के लिए होती हैं। ये दवा नहीं होती। वो तो बाद में मैंने जाना कि होम्योपैथी में भी बड़े बड़े रोगों का इलाज है। यहाँ कई ऐसे रोगों का इलाज किया जाता है जिन्हें दूसरी पद्धतियां लाइलाज कह देती हैं। ये बातें मैंने किसी और से नहीं, होम्योपैथिक के जाने माने एक्सपर्ट की जुबानी सुनी है।
आप भी उनसे मिलना चाहेंगे तो आइए मेरे साथ और देखिए वेलनेस चैनल। वेलनेस, आपका अपना फैमिली डॉक्टर। सर, हम सभी जानते हैं कि आप शाहरुख खान का भी इलाज कर चुके हैं, तो सर उनको क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से आपने उनका ट्रीटमेंट किया, इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे? मैं स्टार्स का तो नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जितने भी स्टार्स है जी, हमारे डिपार्टमेंट नानावटी हॉस्पिटल में एक ऐसा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जो माना हुआ है जी देश में। तो हर आर्टिस्ट आता है और हम क्लेम नहीं करते कि ये आर्टिस्ट हमारे पास ट्रीटमेंट को आया था, लेकिन जब शाहरुख जी की आप बात कर रहे हो तो उसके इंजरीज काफ़ी थे, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो खुद के स्टंट करते हैं जी। अगर आप देखने जाएंगे उसके नीज, लेफ्ट नी से लेके एंकल लेके फिर रिब्स लेके शोल्डर लेके नेक लेके हर इंजरी से वो गुजर चुका है जी, और अभी भी चाहता है कि वो अपना स्टंट खुद करे, बिल्कुल। तो इंजरी उसका बढ़ते जाता है। और सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि एक कंधे की प्रॉब्लम होती है, शोल्डर की, जिसे लोग कंधा उतरना इस तरह से कहते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, स्पोर्ट्स में जो जैसा क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, ये स्पोर्ट्स में कंधे का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एक इंजरी है जो हम लोग शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं, कंधा उतर जाता है जो आप कह रहे हैं, तो शोल्डर डिसलोकेशन कहा जाता है। दूसरा एक इंजरीज है जो बॉल फेंकने से, जो बाउंड्री लाइन में खड़े वो लोग फेंकते हैं, तो उसमें एक इंजरी जो बहुत कॉमन हम देखते हैं, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं या उसको सुपरास्पाइनेटस टेयर बोलता है, जो एक लिगामेंट होता है वो फट जाता है और अगर ज़्यादा फट गए तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर जो शोल्डर्स के लिगामेंट्स, अगर उसका एक्सरसाइज आता है जो अगर पहला जो करेंगे स्पोर्ट्समैन, तो इस इंजरियों से बच सकते हैं। ओके, मतलब फील्ड पे जाने से पहले वो सब एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, ताकि फील्ड से नहीं, जो जुड़ा हुआ है जो स्पोर्ट्स से, उसका एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। भी ज़रूरी है ताकि इन रिस्क से बचा जा सके। वार्मिंग अप में, स्ट्रेचिंग में जब भी ये सब एक्सरसाइज किया जाना ज़रूरी होता है। ओके। एंड सर एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर फील्ड में मैच के दौरान किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो जनरली हम देखते हैं कि कुछ स्प्रे वगैरह उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ पेन किलर्स होते हैं, इससे दर्द में तो आराम हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं होती होगी, तो इसका इस्तेमाल करना कितना सही है? देखो, स्प्रे का एक रोल होता है जो काउंटर इरिटेंट होता है जी। मुझे लगता है एक फिजियोथेरेपिस्ट जब मैदान में दौड़ता है वो रीएश्योरेंस के लिए दौड़ता है। वो ये बताना चाहता है प्लेयर को कि आपका कोई चीज़ हड्डी टूटा हुआ नहीं है या आप खेल को आगे बढ़ा सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस प्लेयर को चाहिए। और स्प्रे तो अलग अलग रकम का होता है, लेकिन जो उसका रियल ट्रीटमेंट होता है वो आइस, उस जगह को ठंडा करना जहाँ इंजरी हुआ है कि अंदर से ब्लीडिंग ना होए। जब खेल चालू रहता है तो जैसा भी ब्लीडिंग, अगर खून निकला तो हम लोग खून को ड्रेसिंग करके बंद कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन बाद में जब गेम खत्म हुआ तो देखना चाहिए कि उससे कितने टाके लगने चाहिए, कितने डीप है, क्या रिपेयर होना चाहिए। इट मीन्स फॉर टाइम बीइंग आप स्प्रे का यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में प्लेयर को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, करना ही पड़ता है। बिल्कुल। सर एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आम लोग होते हैं वो दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो आसानी से नहीं समझ पाते हैं, तो उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए। ऑर्थोपेडिक सर्जन अपना MBBS पूरा करके 3 साल जाके ऑर्थोपेडिक सर्जरी सीखता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़्यादा सर्जरी के फील्ड में काम करता है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट, हमारा जो कोर्स है 4.5 साल का, जी, हम लोग मूवमेंट साइंस में बिलीव करते हैं, मसल्स में, जॉइंट्स में। तो जहाँ तक के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो बिना सर्जरी का कर सकते हैं, जो अलाइनमेंट बॉडी का जाता है, जो स्पाइन का है तो वापस अलाइन करते हैं, जो मसल्स और जॉइंट से खेलने का हाथों से हमारा स्पेशलिटी होता है जी। और जहाँ सर्जरी का काम आता है हमें पता नहीं होता है, तो ऑर्थोपेडिक को हम रिफ़र करते हैं। जो पेशेंट को ज़रूर, हम देखते हैं कि ज़रूरी है कि सर्जरी करना। सर ये जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, क्या रीज़न होता है इसके पीछे और क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे एक आम इंसान पहचान सके कि हाँ उसे ये प्रॉब्लम हो गई है? जो हमारा स्पाइन होता है 3 भाग में डिवाइड होता है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। जी। तो हर 2 वर्टेब्रा होते हैं जी। हर समझ 7 वर्टेब्रा सर्वाइकल में होता है, फिर 12 थोरेसिक में होता है, 5 लंबर में होता है
और ये हर दो वर्टेब्रा हड्डी के बीच में एक गादला जैसा या डिस्क बोलते हैं वो होता है। तो जब डिस्क फिसल के आगे की तरफ आता है तो जो नस पैर में उतरता है, साइटिका नर्व करके है, जब वो डिस्क दबाता है वो नस को तो उसे साइटिका कहते हैं। उसी तरीके से ये डिस्क कोई भी लेवल पे, सर्वाइकल लेवल पे या थोरेसिक लेवल पे आगे जाके नस को दबा सकता है। ज़्यादा करके लोगों को जब नीचे के भाग कमर में ये डिस्क जाके आगे दबाता है नस को तो स्लिप डिस्क बोलते हैं, जो डिस्क यानी स्लिप ने फिसल के आगे गया है। डायबिटीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, थायराइड, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, डेंगू, यूं तो इन बीमारियों के इलाज के लिए कई पद्धतियां मौजूद हैं, पर हम इन रोगों को अपने पास आने ही क्यों दें? फिट और तंदुरुस्त रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको जरूरत है सही मार्गदर्शन की, और इस काम में आपकी पूरी मदद करेगा आपका फैमिली डॉक्टर वेलनेस चैनल। और सर ये कुछ और भी कॉमन वर्ड्स सुनने में आते हैं, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके बारे में कुछ बताइए, इनके क्या रीजंस होते हैं? देखो आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं बहुत काफ़ी एक फैशन हो गया बोलना कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में कहना चाहूँ कि सब समझे तो जैसा बाल सफ़ेद होता है वैसे हमारे हड्डी भी अंदर से अपना काम करना शुरू करता है। तो गर्दन का देखने जाएंगे तो आज मैं बता सकता हूँ कि अगर 100 आदमी को आप रोड साइड से, रोड पे से 100 आदमी को पकड़ेंगे, जाके उनके एक्सरे लेंगे, MRI लेंगे, तो उसमें से 50 से ज़्यादा को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। प्रॉब्लम सबको ऐसा लगता है कि चलो हम जी रहे, ये है, ये इतना दर्द तो रहने वाला है। तो काफ़ी एक्सरसाइजेज आया है जो मैं लोगों को बताता हूँ कि कुछ एक्सरसाइजेज जो सुबह हम कर सकते हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि सुबह जब भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत है तो पेट पे लेट के एक तकिया छाती के नीचे रख के पेपर पढ़िए, तो उससे सर्वाइकल और लो बैक के लिए काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे आप सुबह उठते हो तो ब्रश करते हो, उसके बाद में नाश्ता करते हो या गाड़ी चलाते हो या टीवी देखते हो, तो पूरा दिन आप आगे की तरफ झुकते हो, तो एक्सटेंशन जो एक्सरसाइज है वो नहीं करते। तो उसका एक कारण होता है जो हम लोग अभी सिंपल करते हैं एक्सरसाइजेस सिखाने के लिए। फिर जो हमारा स्ट्रेंथ है, एक टॉवल का एक्सरसाइज है जो चिंटा को, पुराना ज़माने में ऐसा एक्सरसाइज बताते थे गर्दन के लिए, अभी वो चला गया, अब खाली ये चिंटाक्स ये एक्सरसाइज से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सर ये जो एक्सरसाइजेज आप बता रहे हैं, क्या इनसे ये प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं या फिर सिर्फ कुछ असर पड़ता है, कुछ फायदा होता है? काफ़ी एक तो अगर नहीं है आपको करोगे तो प्रिवेंट होता है, नहीं हो गए, और जिसको है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उन लोगों को 50-60% से ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो हर इंसान का जो प्रॉब्लम है वो अलग होता है। बिल्कुल सही कहा। तो इन जनरल हम बता रहे क्या करना चाहिए। और आज मैं कहूँगा एकदम ओपनली कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग है जी। जो हमारे डिपार्टमेंट में कभी स्विमर एज अ पेशेंट नहीं आया है। स्विमिंग से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। बिल्कुल। आप 1 घंटा चलते होंगे तो आधा घंटा स्विमिंग करिए जी, आपका कार्डियक के लिए उतना ही महत्व रखता है वो। बिल्कुल। सर एक और टर्म है जिसे टेनिस एल्बो कहा जाता है, ये प्रॉब्लम आई है सचिन तेंदुलकर जी को भी हुई है, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये किस तरह की डिसीज है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो टेनिस एल्बो का मतलब ये नहीं कि आप टेनिस खेलना चाहिए जी। टेनिस एल्बो उसको होता है जो कि जो भी गेम ग्रिप से होता है, तो ग्रिप का एक अंदाज़ा होता है कितना ग्रिप होना चाहिए जी। जैसा क्रिकेट में बैट है, हॉकी में स्टिक है, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश में सब ग्रिप है। जो भी ग्रिप का गेम होता है वो ग्रिप के बड़ा और छोटा होने से हमारे जो एल्बो के मसल है उस पर स्ट्रेन आता है। जैसा मैं आपको बताऊं, जो हम लोग बोलते हैं जो नॉर्मल ग्रिप होना चाहिए वही हमारे मिड पामर लाइन, ये लाइन से लेके ये फिंगर के टिप तक, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ग्रिप होना चाहिए। उससे बढ़ के होगा या कम होगा तो टेनिस एल्बो हो सकता है। और उसका दूसरा कारण हम लोग देखा है कि एक दिन में आप कब मुझे बोल सकते हो कि आप अपने एल्बो को सीधा करते हो? बिल्कुल सही कहा। हम सोते हैं ऐसा, चलते हैं थोड़ा बेंड रहता है, काम करते हैं, तो कभी ये एल्बो का जो एक्शन है, ये फ्लेक्शन का एक्शन है, एक्सटेंशन का एक्शन होता नहीं है। तो उससे कुछ एक्सरसाइज है, हम लोग दीवार पे हाथ लगा के बोलते हैं हाथ को दबाने का या टेबल पे दबाना, तो अगर हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे उससे नहीं होता है।
सर फिजियोथेरेपी को अक्सर बोन्स और मसल्स की प्रॉब्लम्स के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या इस थेरेपी से ब्रेन, हार्ट या पेट की कुछ जो समस्याएं होती हैं उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है? फिजियोथेरेपी एक साइंस है जो हर स्पेशलिटी के साथ जाता है। जी। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेशन करने के बाद में वो लोग चाहते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जाके उसका मूवमेंट, उसका रेंज ऑफ मूवमेंट, उसका स्ट्रेंथ, वो सब वापस पेशेंट को दिलाए। और जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है, जो ब्रेन में क्लॉथ आता है उससे पैरालिसिस होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन भी चाहता है कि हम पेशेंट पे पास जाके उसके मूवमेंट्स को वापस लेके आए। जी। और जो जिसको हार्ट का बीमारी होता है या लंग्स साफ नहीं रहता है, तो उसमें हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी बोलते हैं या कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, जो पेशेंट को चाहिए उसमें वापस फिजियोथेरेपी का एक रोल आता है। बिल्कुल, मतलब फिजियोथेरेपी हर जगह, हर स्पेशलिटी में उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है। ओके। जिस तरीके खाना में नमक की ज़रूरत होती है, ओके, तो हेल्थ में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती ही होती मैं कभी है। भी एक सेंटेंस बोलता हूँ कि फिजिशियन एड्स ईयर्स टू योर लाइफ, बट अ फिजियोथेरेपिस्ट एड्स लाइफ टू द ईयर्स। ओके। तो हम एक इंसान का जो क्वालिटी है लाइफ का, उसको बढ़ाते हैं। सर, आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को और खास करके हमारे युवा खिलाड़ियों को कोई फिटनेस टिप्स या कोई फिटनेस मंत्रा कुछ देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को, माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि 12 साल की उम्र तक बच्चों को हर खेल खेलने दीजिए। बिल्कुल। 12 और 14 साल के बीच में उन लोग सिलेक्ट करते कि कौन सा गेम उन लोगों को, क्या क्रिकेटर बनना है, हॉकी प्लेयर बनना है, फुटबॉलर बनना है, गोल्फ प्लेयर बनना है, टेनिस प्लेयर बनना है या बैडमिंटन प्लेयर बनना है। और जब उन्हें हर खेल जो खेलना है खेलने दीजिए। एक 12 और 14 के बीच में लोग सिलेक्ट करते हैं कि वो गेम के तरफ ज़्यादा जाते हैं। उस टाइम पे सही कोचिंग और सही कोच मिल जाए तो फिर उसके तरफ जाना चाहिए। लेकिन इतना माँ बाप को देखना चाहिए कि, या कोच को देखना चाहिए कि सही तरीके से वार्म अप करे, स्ट्रेचिंग करे। और मैं कहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर ये 2 चीज़ होगा तो लोग का इंजरी कम होगा। बिल्कुल, और रेगुलर एक्सरसाइज बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारे शो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर अली ईरानी से मिलकर आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी स्वास्थ्य जगत की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वेलनेस चैनल। बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट।